morning all. Today's lecture is on Trichoris trichura and schizostoma. So first we will discuss about the Trichoris trichura. What is Trichoris trichura? Its common name is webworm. और ये क्या है, एक सॉइल का ट्रांसमिटेंट हेलमिंथीज है. और जनरली जो है एस्केरिस और ट्राइचोरिस चरा बोथ आर प्लेइंग द इम्पॉर्टेंट फॉर द इंटेस्टाइनल डिसीज. बट ट्राइचोरिस ट्राइचोरा या वेपवर्म जो है ज़्यादा किस में दिखाई देता है, पर्सन्स में ज़्यादा दिखाई देता है. ट्राइचोरिस इज ऑल्सो नोटिसेबल फॉर द स्मॉल साइज एंड कम्पेयर्ड विथ एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड. एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड और ये दोनों जनरली साथ साथ दिखाई देते हैं, लेकिन एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड का जो साइज़ होता है दैट इज़ बिग देन वेपवर्म. और पोलोमेरिन बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ द सोमेटिक मसल्स. ये क्यों होते हैं इस तरह से? क्योंकि इनमें क्रॉस सेक्शंस होते हैं, छोटी छोटी सेल्स होती हैं, बहुत सारी सेल्स होती हैं और क्लोजली एक जगह पे पैक्ड होती हैं. दैट इज़ कॉल्ड द नैरोजोम. पैरासाइट की अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो मेल वर्म इज़ स्मॉलर दैन फीमेल वर्म. मेल वर्म का साइज़ होता है 30 से 45 मिलीमीटर, स्लाइटली शॉर्टर दैन फीमेल. फीमेल वर्म का साइज़ होता है 35 से 50 mm लॉन्ग होता है मेल से. फीमेल हैज़ एन अ ब्लंटली राउंडेड पोस्टीरियर एंड. फीमेल का जो एंड होता है वो ब्लंटली राउंडेड होता है, जबकि मेल का जो एंड होता है वो कॉइल्ड होता है पोस्टीरियरली और उसमें सिंगल स्पिक्यूज और रेक्टेंगल शीट लगी हुई होती है. यदि हम दोनों को देखें अपने इसके वर्म को, तो उसमें क्या होता है, एट्यूनेटेड एंटीरियर थर्ड फिफ्थ जो होता है वो ट्रांसफ़र जो नैरो इस ईसोफेगस होता है वो ऐसा लगेगा, जो उसकी मसल जो टाइटनेस होती है जैसे कि मोती हैं, मोती को किसी धागे में पिरोया गया हो. और पीछे का जो रोबस्ट पोस्टीरियर एंड है 2/5, उसमें जो है इंटेस्टाइन होती है और एक सिंगल सेट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है. अब आप देख सकते हैं हम विपवर्म क्यों कहते हैं. विप का मतलब होता है चाबुक, ओके. और आप देख सकते हैं कि ऊपर सी शेप बना हुआ है और सी शेप के ऊपर तो उसका साथ में कुछ रस्सियाँ पड़ी हुई हैं, दैट इज़ कॉल्ड द चाबुक. इसीलिए इसका नाम जो है विपवर्म है. दोनों को आप देख सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों को. तो फीमेल इसका 35 से 50 में आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी है और मेल जो होता है वो 30 to 45 होता है. अब देखिए पोस्टीरियर पार्ट देख सकते हैं हम. पोस्टीरियर पार्ट है ट्राइचोरिस ट्राइचोरा का और फीमेल का पोस्टीरियर पार्ट है ब्लंट और इसका कैसा है, राउंडेड है. फीमेल जब एक बार में अपने कॉपुलेशन के बाद में जो एग है वो कितने निकालती है, 3000 to 10,000 पर डे. ठीक है. एग्स जो होते हैं लगभग 50 से 54, 50 to 54 म्यू जो होता है उसके साइज़ के होते हैं. और जो एग होते हैं दैट इज़ ऑफ द लेमन शेप. लेमन का शेप को अगर हम दोनों तरफ से प्लग लगा दें, जो प्लग होता है वो कैसा होता है, ट्रांसलूसेंट होता है और पोलर प्रोमाइसिस को या प्रोमिनेंसीज शो कर देता है. ठीक है. आप ऐसे मान लीजिए जैसे नींबू होता है, नींबू का अगर ऊपर उसके ऊपर जो है प्लग को लगा दिया जाए. ठीक है. उसके बाद है फर्टिलाइजेशन. एग का अनसेगमेंटेड है, ओविपोजिशन है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है. ये सारा का सारा जो है होस्ट के बाहर होता है. मतलब एक बार जो है ये लिबरेट हो जाता है, उसके बाद कुछ डेवलपमेंट ही शरीर के अंदर होता है, बाकी सारा डेवलपमेंट क्या होता है, आउटसाइड ऑफ द होस्ट. अब अगर हम चूँकि ये दोनों साथ होते हैं तो एस्करिस के एग से यदि हम इसको कंपेयर करें ट्राइचोरिस के एग को, तो ज़्यादा जो होता है क्या होता है, ट्राइचोरिस के जो एग होते हैं वो डेसिकेशन करते हैं. ये देखिए, ये जो है आपका ट्राइचोरिस ट्राइचोरा का एक्चुअल में एग्स हैं. देखिए आप, नींबू जैसे शेप में, जैसे छोटा सा नींबू होता है, पोलर प्लग्स हैं और एग का शेल है, एम्ब्रियोनिक सेल है. और एग्स देखिए मैंने जैसे आपको बताया कि लेमन शेप है और इनका साइज़ है 50 से 54 म्यू है. हम लाइफ साइकिल देखते हैं ट्राइचोरिस ट्राइचोरा की लाइफ साइकिल. ओके. तो ट्राइचोरिस ट्राइचोरा की लाइफ साइकिल में लार्ज इंटेस्टाइन में होती है, ये ज़्यादातर वहाँ रहते हैं. आफ्टर कॉपुलेशन फीमेल वर्म लेज द एग. कॉपुलेशन के बाद में फीमेल वर्म जो बहुत सारे एग निकालती है जो बाहर फीसस के साथ
निकल जाते हैं और सॉइल में जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है ये एग्स जो है फर्दर डेवलप हो जाते हैं। डेवलप होने के बाद में क्या करते हैं ये, इसमें इस एम्ब्रियोनेटेड एग में 2 से 3 वीक में डिफरेंट टाइप के लार्वास का फॉर्मेशन हो जाता है। यदि ये इस कंडीशन में किसी भी पर्सन के द्वारा या वर्टिब्रेट होस्ट के द्वारा ये जो है इनगल्फ हो जाते हैं, दोबारा से इंटेस्टाइन में पहुंच जाते हैं, तो फिर ये अपनी लाइफ साइकिल को शुरू कर देते हैं। अदरवाइज़ ये यहाँ पर भी अगर इनको होस्ट नहीं मिलता है तो होस्ट ना मिलने की वजह से क्या हो जाता है, यहीं की इनकी लाइफ साइकिल ख़त्म हो जाती है। ओके, अगर ये सॉलिड हो जाते हैं इन्फेक्टिव एम्ब्रियोनिक एग स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वो क्या होता है, 4 लार्वल स्टेज का जन्म होता है जो एडल्ट वर्म बनते हैं। एस्करिस जो होती है, देयर इज़ नो हार्ट लंग माइग्रेशन। जैसे एस्करिस में होता है ना कि जो पैरासाइट होता है वो माइग्रेट होकर के ट्रैकिया तक आता है और खांसी जब पेशेंट को या उसका जो भी उसका स्पुटम होता है उसको निगलने की प्रोसेस में वो इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। तो ऐसा नहीं है इसमें ट्राइचोरिस में। इसकी आप लाइफ साइकिल देख सकते हैं। लाइफ साइकिल जो है मैंने आपको पहले ही बताया कि जो अनएम्ब्रियोनेटेड एग जो है फीसिस में आ गए, आप नीचे देख रहे हैं नंबर 1 में, नंबर 2 में देखा आपने जो सेल स्टेज है 2 सेल स्टेज, उसके बाद में एडवांस क्लीवेज होता है, इसमें बहुत सारे क्लीवेज होते हैं। क्लीवेज होने के बाद में फर्दर डेवलपमेंट एम्ब्रियोनेटेड का किस में हो जाता है, लार्वा में हो जाता है। और ये लार्वा जो है एग के अंदर ही होते हैं और एग के साथ ही ये इनगल्फ हो जाते हैं। इनगल्फ होने के बाद में ये फिर से इंटेस्टाइन में पहुंच जाते हैं जहाँ पर ये मेल और फीमेल में डेवलप हो जाते हैं। और कुछ इसमें से फिर बाहर आ जाते हैं जो और कुछ जो है पीसेस के साथ पड़े रहते हैं। नेक्स्ट इज़ अ पैथोजेनेसिस एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। एंटीरियर पोर्शन जो वर्म का होता है वो म्यूकोसा में अंदर की तरफ अंदर एम्बेडेड होता है, और एम्बेडेड मतलब अंदर की तरफ घुसा हुआ होता है। एंड वो क्या करता है, हैमरेज करता है, और हैमरेज करेगा। और कभी कभी क्या होता है, मेनली जो है इंडिया की अगर बात करें तो यहाँ पर एमीबिक डिसेंट्री जो है बहुत सारे लोगों में मिलती है। तो एमीबिक डिसेंट्री अगर किसी भी तरह से बॉडी के अंदर है तो वो उसको फैसिलिटेट कर देता है। द म्यूकोसा इज हार्पमिक एंड एंडीमेटस। म्यूकोसा जो है हार्पमिक होती है और एंडीमेटस होती है। एंड्रोजिया इज़ कॉमन, इसमें एंड्रोजिया कॉमन होता है। और कभी कभी रेक्टल प्रोलैप्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है। और अगर ये क्या कहते हैं ना अनमॉनिटर्ड हों तो ये इतने सारे एग और एग वर्म जो है ल्यूमन में भर जाते हैं, क्योंकि पता नहीं चलता है कैरियर स्टेज में कोई सिम्टम्स अगर नहीं आ रहा है या सिम्टम्स आ रहा है वो इग्नोर हो रहा है, तो उस कंडीशन में ये बहुत सारे बढ़ जाते हैं और इरिटेशन प्रोड्यूस करते हैं एनल रीजन में, या इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करता है। कभी कभी ये अपेंडिक्स की तरफ भी मूव कर जाते हैं, या फिर वो ग्रेन्युलोमास भी प्रोड्यूस कर देते हैं। Infection with more over 5,000 trichoris egg per gram of the feces are usually symptomatic। मतलब अगर बॉडी के अंदर 5,000 एग्स प्रेजेंट हैं तो डेफिनेटली सिम्टम्स आएंगे ही आएंगे। अगर ऐसा है कि इग्नोर हो गया और करीब करीब 20,000 के करीब एग्स जो है पर ग्राम फीसेस में आ रहे हैं, जो क्या करते हो उस कंडीशन में क्या होगा, पेशेंट को बहुत ज़्यादा सीवियर डायरिया या डिसेंट्री प्रोड्यूस हो जाएगी। और अगर छोटा मोटा इन्फेक्शन है या लाइट इन्फेक्शन है उस कंडीशन में ये एसिम्प्टोमेटिकली और बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहेगा। सिर्फ हमको कब दिखाई देगा, जब हम स्टूल का एग्जामिनेशन कर रहे होंगे। इन द हैवीली पैरासाइटाइज्ड इंडिविजुअल द वर्म में बी फाउंड थ्रू आउट द कोलन एंड रेक्टम। जब ये बहुत ज़्यादा पैरासाइटिक कंडीशन बहुत ज़्यादा है, मैंने बताया कि अगर कहीं ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, आपने इग्नोर कर लिया, और तो उस कंडीशन में क्या होता है, पैरासाइट जो बहुत ज़्यादा इसमें ग्रो कर जाते हैं और कोलन और रेक्टम में जो है इन्फेक्शन प्रोड्यूस सीवियर हो जाता है। ना हैवीली क्रोनिक ट्रेचोरिसिस आर ऑफ्टन मार्क्ड बाय, किससे मार्क करेंगे कि बहुत ज़्यादा हैवी इन्फेक्शन है, फ्रीक्वेंट ब्लड स्ट्रीक डायरियल स्टूल, बार बार जो है जो स्टूल आ रहा है जो आपने सैंपल में लिया उसमें बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा है, एब्डोमिनल पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा टेंडरनेस हो रही है,
नौशिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, और पेशेंट को अनवांटेड ही एनीमिया हो रहा है या वेट लॉस हो रहा है। वेट लॉस क्यों होगा? वेट लॉस इसलिए होगा क्योंकि क्या है कि खाना जो भी कुछ खा रहा है, एसिमिलेशन जो होना है वो कहाँ है, नहीं हो पा रहा है, किसमें, और सारा का खाना, सारी चीज़ें जो है कौन एब्जॉर्ब कर लेते हैं? पैरासाइट ले लेते हैं। डायग्नोसिस, इसको डायग्नोस कैसे करेंगे? इसको डायग्नोस करने का नॉर्मल तो एक स्टूल जरिया है, जिसमें स्टूल में इसको हम डायग्नोस कर सकते हैं। लाइट इन्फेक्शन जहाँ सिम्टम्स या तो है ही नहीं, या सिम्टम्स हैं तो वो एब्सेंट है, लेबोरेटरी डायग्नोसिस जो है इसके लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। सबसे इम्पॉर्टेंट है डायरेक्ट फीकल स्मीयर या DFS, जिसमें ड्रॉप ऑफ सलाइन लेते हैं और उसके बाद डायरेक्ट फीकल को लेकर उसको जो है माइक्रोस्कोप में हम देखते हैं, और उसमें किसी तरह के पैरासाइट के एग और एम्ब्रियोनेटेड एग विथ लार्वा एंड विदाउट लार्वा हम डिटेक्ट करते हैं। उसके बाद में कार्टोथिक स्मीयर मेथड होता है, ये हाईली रिकमेंडेड मेथड है इसमें ट्राइचोरिस को देखने के लिए। कार्टो का इस टेक्निक में क्या करते हैं, इसमें जो है क्योर रोल CR, एग का रिडक्शन रेट, ERR और इंटेंसिटी ऑफ द इन्फेक्शन, ये तीनों चीज़ों को हम एक साथ में देख सकते हैं। मतलब मेडिसिन देने से पहले हम एग काउंट करते हैं, मेडिसिन के साथ एग काउंट करते हैं, और ट्रीटमेंट के बाद एग काउंट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट मेथड है एसिड और एसिड ईथर मेथड। उसके आगे मेथड है फॉर्मेलिन ईथर मेथड। नेक्स्ट है कार्टोसेलोफोन्स एज वेल एज कार्ड्स आर सिंपलर एंड लो कॉस्ट। ये दोनों की दोनों जो है लो कॉस्ट मेथड हैं। ट्रीटमेंट, मेनली इसको ट्रीटमेंट करने के लिए हम मेबेंडाजोल का यूज़ किया था, जो ड्रग ऑफ चॉइस है ट्राइचोरस के लिए। सम टाइम एबेंडाजोल भी यूज़ करते हैं ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के यूज़ में। आइवरमेक्टिन यूज़ करते हैं कॉम्बिनेशन में एल्बेंडाजोल के, ये बेटर क्योर करते हैं, और एग्स का जो रिडक्शन है वो भी कम करते हैं, किसकी तुलना में? एल्बेंडाजोल अलोन के। नेक्स्ट है एग रिडक्शन रेट, क्योर रेट, CR रेट, री इन्फेक्शन रेट एंड एग काउंट शुड बी डिटरमाइंड पर एंड पोस्ट ट्रीटमेंट। प्री एंड पोस्ट ट्रीटमेंट के लिए हमने आपको पहले ही सजेस्ट किया है कि हमको एग का काउंट हमें देखना है, उसका ट्रीटमेंट के साथ देखना है, री इनोकुलेशन तो नहीं हो, सारे टेस्ट हमको बीच बीच में देखना है। अब कहीं पर कॉन्ट्राइंडिकेशन है, जैसे प्रेग्नेंट वुमेन में आप एल्बेंडाजोल नहीं दे सकते। कॉन्ट्राइंडिकेशन एक और है जहाँ पर हाइपर सेंसिटिविटी थी अर्ली प्रेगनेंसी में, वो मेबेंडाजोल की। नाउ एपिडेमियोलॉजी, ट्राइचोरिस जो होते हैं वो दोनों तरह के टेम्परेचर में होते हैं। ये आपके टेम्पलेट जोन में भी होते हैं और आपके ट्रॉपिकल जोन में भी होते हैं। बट जो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ होती है वहाँ पर इनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होता है। ये वार्म और ह्यूमिड एटमॉस्फेयर होते हैं, वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से ग्रो करते हैं, क्योंकि ये बाहर, बॉडी के बाहर डेवलप होते हैं। मोस्ट एरिया जो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ है वहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलते हैं। प्रेवलेंस इन द टेम्पलेट कंट्रीज़ रेंज करीब 20 से 30% है, बाकी आप मान के चलिए 60 से लेकर 80-85% ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में ही ये ग्रो करते हैं। सबसे ज़्यादा इनकी प्रेवलेंस जो है फिलीपींस में देखी जाती है, लगभग जो है 80 to 84% लोगों में ये इनकी प्रेवलेंस देखी जाती है। एक स्कूल सर्वे जो 2001 में किया था ट्राइचोरस में, उसमें ये देखा गया था कि एस्करिस लुम्ब्रॉयड की तुलना में ट्राइचोरस के जो पेशेंट्स हैं बहुत ज़्यादा है, बच्चों में बहुत ज़्यादा है इन्फेक्शन। इसमें से क्योंकि जो है ट्रांसमिशन जो होता है सेम एज एन एस्करिस होता है, और फ्रीक्वेंटली जो फिंगर, क्योंकि बच्चे क्या होता है सॉइल में खेलते हैं, और जो फिंगर वगैरह होता है उसको जो है मुंह में लगा लेते हैं, स्किन से एब्रेशंस पे लगा लेते हैं, जहाँ से इन्फेक्शन ट्रांसमिट होता है। फ्रीक्वेंट कॉन्टैक्ट विथ फिंगर एंड सॉइल अमंग द चिल्ड्रन एट प्ले। नेक्स्ट पुअर हेल्थ एजुकेशन है, बच्चों को प्रॉपरली एजुकेशन नहीं दी जाती। पुअर हेल्थ, पुअर पर्सनल एंड कम्युनिटी हाइजीन, ना बच्चों को ठीक तरह से बताया जाता है, जो कम्युनिटी में रहने वाले, जब बहुत सारे लोग इकट्ठे रहते हैं उनको भी पूरी तरह से ज्ञान नहीं होता, इसलिए जो है इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है। अनहाइजेनिक बिहेवियर है या ईटिंग हैबिट्स है, मतलब आप ये मान के चलिए कि आप हाथ नहीं धो रहे हैं, प्रॉपर वॉशिंग नहीं है आपकी, और खाना बनाने वाले की प्रॉपर वॉशिंग नहीं है, तो उन सब कंडीशंस में क्या होता है, इन्फेक्शन जो है फैलने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। देन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, मोस्ट ट्रीटमेंट में भी इंडिकेटेड एज इन्फेक्शन रेट्स आर हायर देन 50%. Infection in the highly endemic areas may be prevented.
ट्रीटमेंट ऑफ द इन्फेक्टेड इंडिविजुअल, ये तो कॉमन है, आपको पढ़ती जा रही हूँ, आपको समझ में आ रहा हो कि हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके बाद जो सैनिटरी डिस्पोजल है ह्यूमन के फीसेस का, इट शुड बी इन द टॉयलेट, बाहर नहीं फेंकना है। उसके साथ अगर बाहर है तो वो डीप पेटेड होना चाहिए। उसके साथ वॉशिंग हैंड इस सारी आप मोशन के बाद में या आप स्टूल डिस्चार्ज करने के बाद में आपको जो है प्रॉपर हैंड वॉशिंग करना है, सोप के साथ में, पानी के साथ में। इन सब चीज़ों के बारे में हेल्थ एजुकेशन देना है, पर्सनल हाइजीन बताना है। उसके बाद में वॉशिंग एंड स्केलिंग ऑफ अनकुक्ड वेजिटेबल, अनकुक्ड जो वेजिटेबल्स हैं या सैलड में खाने वाली जो चीज़ें हैं, आपको उन सबको प्रॉपरली वॉश करना है। साथ में अपने नेल्स को प्रॉपरली काट के रखना है जिसमें कोई गंदगी ना भरे। और ऐसा नहीं कि कई बार क्या होता है, फर्टिलाइज़र की तरह क्या करते हैं कई लोग, जो है जो टॉयलेट मतलब जो फीसेस मटेरियल है वो रात पे जो लोग करते हैं उस मिट्टी को सुबह फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ करते हैं, वहाँ से जो है इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा फैलता है ना। सेकेंड जो हम आज ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे दैट इज़ ऑफ शाइजोस्टोमा। शाइजोस्टोमा का जो दूसरा नाम है उसको हम ब्लड फ्लूक भी बोलते हैं। फैमिली जो शाइजोस्ट्रेमेडी है, और ब्लड फ्लूक जनरली जो हमने इसको इसलिए लिखा हुआ है कि इसमें जो है 3 तरह के ऑर्गेनिज्म है, 3 स्पीशीज़ हैं। शाइजोस्टोमा तो एक जीनस है, इसमें 3 स्पीशीज़ होती है, वेरी मच प्ले इम्पॉर्टेंट रोल। जैसे सबसे पहले इसको 1851 में बिल हैरिस ने जो है इसको डायग्नोज किया था। और शाइजोस्टोमस को मेजर पैरासाइट डिसीज़ है जो लगभग 270 मिलियन पर्सन्स को इन्फेक्ट किया है। मतलब मान के चलिए 12 आदमियों को अगर आप डिटेक्ट करेंगे तो उसमें से एक आदमी जो है शाइजोस्टोमा का पेशेंट निकलता है। शाइजोस्टोमा मैंसनी एडल्ट जो होते हैं किसमें, पोस्टीरियर जो मेसेंट्रिक वेसल्स होती है उसमें मिलते हैं। उसके बाद शाइजोस्टोमा जापानिकम एडल्ट होते हैं जो एंटीरियर मेसेंट्रिक वेन्स में मिलते हैं। शाइजोस्टोमा हेमाटोबियम जो एडल्ट वर्म में वेनस में मिलते हैं। देखिए 2 मेजर स्पीशीज़ है, एक माइनर है। अब हम बात कर लें इसकी मॉर्फोलॉजी, तो ये सेम जैसे और हेलमिंथीज में होता है सेम है। मेल वर्म जो होता है शॉर्टर एंड स्टाउटर होता है देन फीमेल। मेल हैव एन वेंट्रिकल लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव्स इन विच द फीमेल रिसाइड। मेल में एक ग्रूव होता है जिसके अंदर फीमेल रहती है। सेवरल टेस्टिस आर लोकेटेड बिहाइंड द एसिटाबुलम। एसिटाबुलम होता है जिसके थ्रू वो होस्ट से चिपकता है, उसके पीछे जो है क्या होता है, बहुत सारे क्या लगे होते हैं, टेस्टिस लगे हुए होते हैं। नाउ अगर हम ये देखें कि फ़ीमेल कैसी दिखती है, तो ये थिन है, लॉन्ग है, रिसाइड करती है कहाँ पे, गाइनोफोरियल कैनाल ऑफ मेल में। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर अरेंज लाइनरी। दोनों सेक्स जो होते हैं ओरल सकर और ओरल सकर है, एसिटाबुलम है। इंटेस्टाइन सीकम है, वो डिवाइड्स करती है और फ्यूज़ होती है कहाँ पर, मिडिल ऑफ द बॉडी में। दोनों सेक्स के ऊपर ओरल सकर भी होता है, एसिटाबुलम भी होता है मेनली। और ये सकर्स के थ्रू ये होस्ट से चिपकते हैं और उनके न्यूट्रिशन एंड ब्लड वगैरह प्रोडक्ट को जो है खींच लेते हैं। देखिए आप इस तरह से दिखता है शाइजोस्टोमा एडल्ट फॉर्म। अब तीनों जो स्पीशीज़ हैं उनका जो है उनकी जो डायग्नोसिस है उसको आप देख लीजिए। तीनों स्पीशीज़ में सबसे जो शुरू की 2 स्पीशीज़ हैं शाइजोस्टोमा एंड आपका हेमरेज वाला करता है जो हेमाटोबियम होता है, दूसरा मैंसोनी होता है, तीसरा जापानिकम। जापानिकम में इन दोनों स्पीशीज़ से बहुत ही फ़र्क होता है। तो फ़र्क में क्या होता है, अगर हम सबसे पहले टैग्यूमेंटल पैप्लाई की बात करें तो इसमें स्मॉल होता है हेमाटोबियम में, मैंसोनी में लार्ज होता है और जापानिकम में स्मूथ होता है। साइज़ मेल और फीमेल का ऑलमोस्ट तीनों में फीमेल लंबी होती है, मेल छोटा होता है। बट जो जापानिकम में मेल बहुत ही छोटा होता है। दूसरा चीज़ विड्थ का भी जो डिफरेंस है वो जापानिकम में बहुत कम होता है। मेल इसमें जो है आपका 0.8 से 1 होगा, 0.8 से 1 दोनों में होगा। फीमेल की लंबाई करीब 20 मीटर होती है, उसमें बहुत लंबी फीमेल होगी जापानिकम में। बाकी विड्थ है 0.25 0.5, इसमें विड्थ बहुत कम होगी किसमें, जापानिकम में। तो मेन डिफरेंस जो है ये दोनों स्पीशीज़ जो हिमाटोबियम एंड मैंसोनी स्पीशीज़ है बहुत कुछ हद तक
सेम होती है, कुछ चीज़ों का डिफ्रेंशिएशन होता है, लेकिन एस जैपेनिकम काफ़ी अलग होती है, ठीक है ना। उसके बाद पोस्टीरियर ओवरी यूट्रस होता है नियर मिड, ये एंटीरियर में है, और जैपेनिकम में पोस्टीरियर होती है। यूट्रस लगभग 20 से 100 एग्स एक टाइम में निकालता है, और इसमें क्या होता है कुछ ही एग निकालता है, और इसमें करीब सबसे ज़्यादा 300 से ज़्यादा करीब एग निकालता है एक बार में। इसके बाद में एग्स के जो साइज़ को देखा जाता है, तो एग्स का साइज़ भी ऑलमोस्ट हेमेटोबियम और मैंसोनी में बराबर होता है, लेकिन जैपेनिकम में थोड़ा सा कम होता है। अब आप तीनों का डायग्राम आसानी से देख सकते हैं, देखिए एस मैंसोनी एपिथेलियल एग, एस हेमेटोबियम एपिथेलियल एग, और लास्ट वाला है जैपेनिकम। तीनों का डिफरेंस देख लीजिए। लाइफ साइकिल इन 3 स्पीशीज़, 3 स्पीशीज़ में लाइफ साइकिल जो होती है, एडल्ट फॉर्म जो होता है एंटर करता है स्मॉल वेनस इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन या फिर यूरिनरी ब्लैडर में, और डिपॉजिट हो जाता है वहाँ पे, एग को डिपॉजिट करता है। दूसरा वे है एग जो है, एग वर्क करता है देयर वे टिश्यू, किस में, मैकेनिकल एक्शन एंड रीच कहाँ पहुँचता है, ल्यूमन में। एग ऑफ मैंसोनी और एस जैपेनिकम्स आर वाइटेड, ठीक है। अब इन तीनों ही स्पीशीज़ को एक इंटरमीडिएट होस्ट की ज़रूरत होती है, जो होता है स्नेल। मतलब ये मान के चलिए आप कि जो इन्फेक्शन आपका जो फैल रहा है, वो इन्फेक्शन फैलने में वर्टिब्रेट होस्ट तो है ही है, लेकिन जो दूसरा होस्ट है वो आपका स्नेल के होना बहुत ज़रूरी है। अगर स्नेल आसपास नहीं है तो वो जो भी आपका जो फीकल सब्सटेंसेस के साथ में जो एग्स निकले हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो आप देख रहे हैं, आप लाइफ साइकिल में एडल्ट है, एडल्ट से लार्वा का फॉर्मेशन होता है। लार्वा फॉर्मेशन में क्या बोलते हैं, मेरासीडियम लार्वा बनता है। मेरासीडियम लार्वा से जो है क्या बनता है, स्नेल में ये पहुंच जाते हैं, जहाँ से ये सर्केरिया लार्वा में चला जाता है। सर्केरिया लार्वा फिर जो है दूसरा ह्यूमन बीइंग को इन्फेक्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, एग जो है एम्ब्रियोनेटेड होते हैं और टिश्यू में हैच हो जाते हैं। आफ्टर एग्स आर रिलीज इनटू द वाटर, जैसे ही टिश्यू से बाहर आए, बाहर की तरफ एग आए, मैंने बताया था आपको कि बाहर डेवलपमेंट इनका हो जाता है। हैच होने के बाद एग से जो है लार्वा निकलने के बाद ये करीब 1 से 6 घंटे तक आराम से स्विम कर सकते हैं लार्वा, और लार्वा स्विम करके अपना इंटरमीडिएट होस्ट खोजने की तलाश में रह जाते हैं। अगर किसी भी कारण से उनको इंटरमीडिएट होस्ट नहीं मिलता है तो उस कंडीशन में ये लार्वा क्या होता है, ख़त्म हो जाते हैं। अगर इंटरमीडिएट सोर्स या स्नेल मिल जाता है तो फिर ये उसके अंदर जाकर अपनी इंटरमीडिएट साइकिल को कंप्लीट करते हैं विद इन द स्नेल, ठीक है। इसमें रेडियल लार्वा स्टेज एब्सेंट होती है। नाउ अब आप देख रहे हैं सर्केरिया लार्वा कैसे। अब ये सारी चीज़ें करीब जो सारा ये डेवलपमेंट होता है इसमें करीब 2 लाख के करीब सर्केरिया लार्वा जो है प्रोड्यूस होते हैं इन अ स्नेल इन्फेक्टेड विद अ सिंगल मिरासीडियम। एक स्नेल अगर मिरासीडियम से इन्फेक्टेड है तो कितने सर्केरिया को, करीब 2 लाख के करीब सर्केरिया को। मतलब आप समझ सकते हैं एक पैरासाइट कितने पैरासाइट्स को जो है जन्म देता है। इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि पैरासाइट के इन्फेक्शन को फर्स्ट स्टेज पर भी रोक दिया जाए। नेक्स्ट है आपका सर्केरिया लार्वा, क्या करते हैं, स्विम करते हैं 1 से 3 दिन तक, जब तक उनको, अब ये स्नेल से बाहर आ गए, स्नेल से बाहर आ गए तो इनको कम से कम 1 से 3 दिन के अंदर अगर इनको ह्यूमन नहीं मिलेगा तो ये भी ख़त्म हो जाएंगे। तो ह्यूमन में इनको 1 से 3 दिन के भीतर ह्यूमन मिल जाना चाहिए। उसके बाद सर्केरिया ह्यूमन की स्किन के साथ में अपना जो सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं उसके साथ में अटैच कर जाते हैं, ठीक है। और उनमें कुछ पेनिट्रेशन एंजाइम्स और ग्लैंड्स होती है, उसमें कुछ सब्सटेंसेस होते हैं वो करते हैं, जिससे क्या होता है ईचिंग जैसा ईचिंग होती है, जिसकी वजह से क्या होता है लार्वा जो उसके थ्रू एंटर कर जाते हैं। सर्केरिया जो टेल भी ख़त्म करता है, जैसे ही एंटर करता है अपनी टेल को ख़त्म कर देता है, एंड यहाँ से फिर वो क्या होता है लिवर में पहुँच जाता है। आप देखिएगा ये कहीं से भी बॉडी के किसी पार्ट से भी एंटर करता है, फाइनली जाकर ये लिवर में चला जाता है। लिवर में क्या करता है, लिवर में ग्रो करता है और वहाँ पर एडल्ट में ग्रो हो जाता है, और वहाँ से जनरेट करता है ओवा इंसिस्ट। इसलिए क्या होता है ये लिवर को ख़त्म करता है। लिवर को ख़त्म करने से क्या होता है कि सिरोसिस की प्रॉब्लम, जैसे जनरली सिरोसिस जो है वो हैवीली ड्रिंकर्स में मिलती है, बट इसके पैरासाइट के इन्फेक्शन के कारण भी सिरोसिस की प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाती है, ठीक है। आप देखिए कैसे अंदर पहुंचता है। नाउ
एडल्ट जो है माइग्रेट होता है हेपेटिक पोर्टल वेन से मेजेंट्रिक वेन में, वहाँ से फिर इंटेस्टाइन में, फिर यूरिनरी ब्लैडर में, जहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर में फिर से ये लोग कुछ जो है एग जो है मिल जाते, वो वर्म मिल जाते हैं और बहुत सारे एग्स को लिबरेट करते हैं। अब जैसे ही 5 से 8 सप्ताह हो जाते हैं वहाँ पर सर्केरियल लार्वा बन जाते हैं और वो फिर जो है ब्लैडर में जो है उसको क्या करते हैं, पेनिट्रेट कर जाते हैं। ब्लैडर में पेनिट्रेट करने से व्हाट हैपेंड, ब्लैडर में नुकसान हो जाता है, ब्लैडर में जो है फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल चेंजेस आ जाते हैं। अब आप देखिए इन्फेक्टिव स्टेज देखिए आप, स्पोरोसिस जो है देखिए आप, सबसे पहले मैन में देखिए ये तीनों तरह के आप स्पोर्स देखिए, एस मैंसोनी, जपनिकम एंड हेमोटिमम। यहाँ से एग देखिए, एज जो हैच होता है रिलीज़ करता है मेरेसिडियम लार्वा, मेरेसिडियम लार्वा जो है स्नेल के टिश्यू में चला जाता है, वहाँ से स्पोरोसिस में कन्वर्ट होता है, स्पोरोसिस से फिर वो सर्केरिया लार्वा में प्रोड्यूस हो जाता है, फिर वहाँ से वो पिनिट्रेट करता है ह्यूमन इंटेस्टाइन में, कहीं से भी पिनेट करेगा, लेकिन लास्ट में वो क्या होगा, लिवर में पहुँचेगा हेपेटिक पोर्टल वेन से, कुछ लिवर में रहेंगे, कुछ आपके कुछ अदर टिश्यूज़ में ट्रांसमिट हो जाते हैं, कुछ यूरिनरी ब्लैडर में ट्रांसमिट होते हैं। ये जहाँ पर भी ट्रांसमिट होते हैं ब्लड के थ्रू वो वहाँ पहुँच जाते हैं और बहुत सारे एग को लिबरेट करके इन ऑर्गन्स को डैमेज करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, निकलने के बाद में फिर से ये अगेन जो है बाहर निकल के अगले होस्ट का इंतज़ार कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ सेल्फ इनोकुलेशन भी होता है, ये निकलते हैं पैरासाइट और जो है सेल्फ इनोकुलेशन के थ्रू जो है सर्कुलेशन में आ जाते हैं, माइग्रेट करते हैं पोर्टल वेन्स में और जा कर के क्या करते हैं, एग्स को लिबरेट करते हैं। अब आप इस डायग्राम में देख सकते हैं तीनों तरह के लार्वा का डिफ्रेंशिएशन, यू कैन सी दैट। आप देखिए इसमें तीनों तरह के लार्वा कैसे वो कर रहे हैं, कैसे मूवमेंट कर रहे हैं और कैसे जा रहे हैं, यू कैन चेक इट। पैथोलॉजी ऑफ शाइजोस्टोमा मैंसोनी का है, एग जो होते हैं वो हेपेटिक पोर्टल वेन से लिवर में आते हैं एंड अलाउड टू स्कार टिश्यू फॉर्मेशन, वहाँ पर फिर जो है टिश्यू में स्कार का फॉर्मेशन होता है, सिरोसिस होती है, हेपेटोमेगाली इसमें देखी जाती है। सिरोसिस मैंने आपको बताया जनरली जो है सिरोसिस किससे होती है, अल्कोहल से, बट इससे भी सिरोसिस का जो एरिया है लिवर जो है बहुत डैमेज हो जाता है, अगर इसको जो है हम इग्नोर कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा लॉस होता है और लिवर के लॉस होने को रिवर्ट नहीं किया जा सकता। और नेक्स्ट है मैंसोनी में क्या होता है, एब्डोमिनल कैविटी में अनवांटेड फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है, इसमें सॉलन वैली हो जाती है। देखिए बस अकॉर्डिंग टू द डिसीज़ जो स्पीशीज़ है उसमें बस सीवियरिटी में फ़र्क आता है। देखिए नो ब्रेन इन्वॉल्वमेंट इन द एग टू पास टू द लिवर, लिवर से वो कोई भी ब्रेन तक नहीं पहुंचते, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि कोई उनका कैपेसिटी नहीं होती है ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करने के लिए, से सब ब्रेन से नीचे होता है और किसी भी तरह की कोई भी ब्रेन में एबनॉर्मलिटी इस पैरासाइट से नहीं होती है। और अगर ये इग्नोरेंट वैन रहेंगे तो बहुत सारे पैरासाइट बॉडी में आ जाते हैं और ये लिवर को, यूरिनरी ब्लैडर को, अदर टिश्यू को पूरी तरह से ख़त्म कर देते हैं और लिवर में सिरोसिस प्रोड्यूस करके लिवर को ख़त्म कर देते हैं। नेचुरल इन्फेक्शन जो है मंकी में, बैबून्स में भी होता है, बट ये डिसीज़ जो है जेनेटिक डिसीज़ नहीं है। एग ऑफ द इंटेस्टाइन ऑफ द यूरिन ब्लैडर कॉज द इन्फ्लेमेशन, इंटेंस पेन अकर्स एट द एंड ऑफ द यूरिनेशन। अगर ये मैंने आपको बताया ना कि ये अगर पैरासाइट जो है यूरिनरी ब्लैडर पे जा कर के सेटल होते हैं तो वहाँ पर ये उसकी वॉल में उसमें ओपनिंग प्रोड्यूस कर देंगे, सेकेंडरी इन्फेक्शन प्रोड्यूस कर देंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे क्या होता है कि ब्लैडर जो है ना इन्फ्लेम हो जाता है और जब यूरिनेशन का प्रॉब्लम होती है, जब यूरिनेशन करता है कोई पर्सन तो उसमें इंटेंस पेन होता है। ठीक है, और ज़्यादातर जो है ब्लड में जो है यूरिन में ब्लड जो है आने लगता है। नाउ डिपोजिशन अराउंड द एग इन द यूरिनरी ब्लैडर वेल कॉमन एंड टिश्यू लॉस देयर इलास्टिसिटी। क्या होता है, ये ब्लैडर में जाकर मल्टीप्लाई करते हैं, ब्लैडर की वॉल को जो फ्लेक्सिबल होती है उसको रिजिड बना देते हैं। तो एक तो ये क्या है, मूवमेंट जो है ब्लैडर का ख़त्म हो जाता है, दूसरा जो है इन्फेक्शन जो होता है वो क्या होता है, टिश्यू वॉल को ख़त्म कर देता है, तीसरा जो है ये इलास्टिसिटी को ख़त्म कर देता है। ये सारा किसकी वजह से, एग की वजह से। कोई भी पैरासाइट्स जो है कोई डिसीज़ प्रोड्यूस नहीं करता, सिर्फ जो है एग्स की वजह से डिसीज़ प्रोड्यूस होती है।
अब आप ट्रीटमेंट देख सकते हैं, एंटीमनी कंपाउंड्स यूज़ करते हैं, एंटी मलेरियल ड्रग यूज़ करते हैं, उसके बाद में ऑक्सिन क्यून यूज़ करते हैं, उसके बाद में प्राजिक्विनॉल यूज़ करते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज़ करते हैं। ये सारे ड्रग्स को हम ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कुछ ड्रग्स टॉक्सिक होती हैं, कुछ लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होता है, कुछ लिवर के लिए स्पेसिफिक होती है। तो वो देखने के बाद में अगर लिवर का एक बार इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो उसके बाद फिर ट्रीटमेंट मिल होना मुश्किल पड़ता है और ट्रीट नहीं किया जा सकता है। अब इसके प्रिवेंशन में अगर हम कहें तो ह्यूमन इंस्टेंस हम वाटर का जो पोल्यूशन है, वाटर के पोल्यूशन को हमको ठीक करना पड़ेगा, वाटर की गंदगी को हटाना पड़ेगा। पर्सन जो है उनको अवेयर करना पड़ेगा कैसे आपको इन सब चीज़ों से बचाव करना है। उसके बाद में इन्फेक्टेड वाटर से दूर करना पड़ेगा इन सब पर्सन्स को। मेनली जो है पुअर हाइजीनिक कंडीशंस हैं, उन सब चीज़ों के बारे में जानकारी देना एंड फ्रेश ब्लड को यूज़ करना। जैसा मैंने आपको बताया कि स्नेल जो है इसके लिए इंटरमीडिएट होस्ट है। अगर जिस जगह पे भी कहीं पे भी क्रॉप का इरिटेशन हो रहा है, फिशिंग हो रही है, वॉशिंग क्लोथ्स हो रहा है, बाथिंग हो रही है, वहाँ जहाँ पर कि बार बार जो है मैन के प्रोडक्ट का इन्वॉल्वमेंट पानी में हो रहा है, पानी से उसी पानी में जो है बार बार आ जा कर के पर्सन नहा रहा है जिसमें इन्फेक्शन है और अंदर स्नेल भी पड़े हुए हैं, तो वो क्या करता है, इन्फेक्शन को रीइनोकुलेट करता है और परसिस्टेंट इन्फेक्शन रहता है, ठीक है। इसलिए सबसे पहला जो इन्वॉल्वमेंट्स है वो हमको पर्सन को यही सिखाना पड़ेगा कि कैसे हमको इन सब चीज़ों की साइकिल को ब्रेक करना है, ठीक है ना। इम्यूनोलॉजी भी पैरासिटिक इम्यूनोलॉजी है, वो इम्यून सिस्टम इसके अगेंस्ट काम नहीं करता, ठीक है ना। तो इम्यूनोलॉजी भी ख़राब होती है, इम्यूनिटी भी ख़राब होती है पर्सन की। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ लेक्चर ऑफ बोथ पैरासाइट। आई होप दैट यू कैन अंडरस्टैंड, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या पढ़ा है आपने और आपको दोनों चीज़ों की जानकारी बहुत क्लियरली हो गई होगी। ये देखिए आप। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।